नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पढ़ने जा रहे एक टॉपिक है समास। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन हमेशा परीक्षा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो समास किसे कहते हैं, समास के भेद कितने हैं, उदाहरण क्या है, इन सब की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले समास का क्या अर्थ होता है, संक्षेप। जब दो पद आपस में जुड़ते हैं तो नए पदों को जब दोनों पदों को मिला करके नए सामासिक पद प्राप्त होते हो तो उसे समास कहते हैं। मतलब परिभाषा के तौर पे देखिए कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे हम समास में क्या कहते हैं, उसे समास कहते हैं। देखो, समास शब्द निर्माण की प्रक्रिया है। शब्द निर्माण किसी भी भाषा को जब आप अपने भावों और विचारों को लिखकर अथवा बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा जिस रूप में लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। और एक समृद्ध भाषा होने के लिए हमें नए नए शब्दों की आवश्यकता होती है। वो किसी भी प्रकार से जुड़ सकते हैं। कई बार हमने बताया था कि रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़, रचनावली, बनावट के आधार पर 3 शब्द होते हैं। तो जो यौगिक शब्द होते हैं, 2 शब्दों को जोड़ने से नए सामासिक पद की प्राप्ति होती है, उसे हम समास कहते हैं। तो सबसे पहले समास देखो, ये पूछता है विग्रह। जब 2 समस्त पद है ना, जब समस्त पदों के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है। विग्रह का मतलब होता है अलग अलग करना। जब सामासिक पदों को अलग अलग करके देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, समास विग्रह कहते हैं। तो सबसे पहले सामासिक पद हो गया, याद हो गया आपको कि 2 पद जब आपस में जुड़ेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, सामासिक पद कहते हैं। और जब दोनों पदों को हम अलग अलग कर देते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। अब समस्त पद किसे कहते हैं भाई, समास विग्रह से बना नया जो शब्द होता है वो जो नया शब्द होता है उसे समस्त पद कहते हैं। मतलब 2 नए शब्द जब आपस में जुड़ेंगे तो उससे बना हुआ जो शब्द है, मैंने कहा जीवन में आ जोड़ दिया तो आजीवन बन गया। आजीवन क्या है, समस्त पद है। इसका पहला पद है आ और दूसरा शब्द है जीवन, और दोनों को अलग अलग कर दिए तो आजीवन बन जाता है ना। तो ऐसे में पूर्व पद कहते हैं। समस्त पद का जो पहला पद होता है, परीक्षा में बहुत बार पूछता है, समस्त पद का जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं। इसे प्रथम पद भी कहते हैं, कहा जाता है। और उत्तर पद समस्त पद का जो दूसरा पद होता है, अर्थात जो द्वितीय पद होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तर पद के रूप में कहते हैं। तो अब तक आपने क्या सीखा, समास किसे कहते हैं, समास का अर्थ है संक्षेप। 2 पदों को जोड़ने से जब नए सामासिक पद की प्राप्ति होती है तो उसे समास कहते हैं। और जब दोनों पदों को अलग अलग कर दिया जाता है तो उसे विग्रह कहते हैं। समस्त पद आपने समझ लिया। पूर्व पद, जिस समास का पहला पद, जिसे पहला पद को आप पूर्व पद कहते हैं, और उत्तर पद कहते हैं जो द्वितीय पद होता है उसे उत्तर पद के रूप में स्वीकार करते हैं। अब देखिए, समास के मुख्य रूप से 4/6 भेद होते हैं। 4/6 भेद होते हैं क्योंकि जो तत्पुरुष समास है उसी में द्विगु और कर्मधारय दोनों आ जाते हैं, है ना। तो समास के प्रकार कितने हो गए भाई, 4/6 प्रकार हो गए। मुख्य रूप से परीक्षा में अगर पूछे तो आपको 6 ही कहना है। 6 समासों का हम लोग प्रयोग करते हैं। पहला कौन समास होता है, पहला देखो अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव, जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं भाई, दोनों पद प्रधान होते हैं। तीसरा है बहुब्रीहि समास, जिस समास का न पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। इन दोनों को छोड़ करके कोई तीसरा सांकेतिक पद प्रधान होता है। इसके बाद है तत्पुरुष है भाई, बहुब्रीहि हो गया तो क्या क्या हो गया, अव्ययी भाव, द्वंद्व हो गया, बहुब्रीहि हो गया, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसमें द्वितीय पद की प्रधानता होती है और कारक चिन्ह छिपे होते हैं। और इसके 2 भेद होते हैं, दिगु और कर्मधारय। दिगु का मतलब होता है जहां संख्या प्लस समूह का बोध होता है, संख्या प्लस समूह का। कर्मधारय में क्या होता है, उपमेय प्लस उपमान, चाहे आप कह लीजिए विशेषण या विशेष्य, ये आता है। यही महत्वपूर्ण है कर्मधारय के लिए, पक्की बात है। कुल मिलाकर के 6 समास हो गए, अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय समास के रूप में, पक्की बात है। वैसे 4 व्युत्पत्ति के आधार पर 4 और प्रयोग के आधार पर हम 6 करते हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर, पक्की बात है। ये आपने सीख लिया। अब आइए पहला नियम देखते हैं। अव्ययी भाव समास का पहला नियम क्या है। अव्ययी भाव समास का मतलब होता है जिस समास के पूर्व पद
कोई अविकारी पद हो, मैंने कहा था जिस समास में लिंग वचन कारक आदि व्याकरणिक कोटियों का कोई प्रभाव, देखो एक है विकारी जिस पर कोई प्रभाव पड़ता है और एक है जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि व्याकरण सीखते समय आप क्या करते हैं, व्याकरण के पदों से शब्दों की निर्मिति करते हैं। देखो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है और यह गतिशील और परिवर्तनशील होती है, आप सभी को पता है। और भाषा जिस रूप में लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। और समास क्या करता है, नए शब्दों की निर्मिति करता है। किसी भी भाषा की जो समृद्धता है, भाषा जब समृद्ध कैसे होगी, जब उसके पास नए नए शब्द होंगे। अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए वक्ता या लेखक या श्रोता जब नए शब्दों को, नए विचारों को प्रकट करना चाहता है तो उसे शब्द चाहिए होता है। और शब्द की निर्मिति कैसे होगी, आपने सीखा है उपसर्ग और प्रत्यय से उस शब्द की निर्मिति होती है ना। दुनिया की कोई भी भाषा हो, सभी में शब्दकोश की आवश्यकता होती है। और आप तो जानते हैं अंग्रेजी भाषा में बाकायदा शब्दकोश को पढ़ाया जाता है, उसको याद कराया जाता है कि शब्दकोश कैसे पढ़ें, कैसे सीखें। हिंदी भाषा के शब्दकोश क्योंकि आम बोलचाल की भाषा है, प्रचलन में है, तो ज़्यादातर शब्द आप सीख जाते हैं। कैसे सीखते हैं भाई, अव्ययी भाव समास का मतलब होता है, अव्यय मतलब होता है जिसका कुछ भी व्यय नहीं होता है। मतलब व्याकरण में ऐसा शब्द जिसपे लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे आप क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अब देखिए इसी को परिभाषा के तौर में ले लीजिए, जिस समास का पूर्व पद अविकारी हो। मैंने कहा था किसी भी शब्द की निर्मिति जब करते हैं तो उसमें पहला पद और दूसरा पद होता है, किसी एक की प्रधानता होती है, अथवा कोई उपसर्ग जुड़ा हुआ हो, वो अव्ययी समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा के तौर पर आप जान गए कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो, उपसर्ग से निर्मित हो। ज्यादातर शब्द आप देखेंगे जिसमें प्र आता है, बे आता है, नी आता है, आ आता है, यथा आता है ना, दिनों दिन, रातों रात, है ना, बारंबार, बारह ही बार, है ना, दिनों दिन, हाथों हाथ, ये जितने शब्द हैं अव्ययी भाव समास के उदाहरण। जैसे प से बना दीजिए तो अगर हम इसमें शब्द जोड़ दें देश, तो क्या बन गया नया शब्द भाई, प्रदेश बन गया। अब ये प्रदेश कौन सा शब्द है, अव्ययी भाव। देश महत्वपूर्ण है, यहाँ पे प्र महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि ये प्रदेश की बात कर रहा है। इसी तरह बे, अब देखो बे से एक बना देते हैं, जैसे शब्द है खबर, खबर। अब खबर को क्या करते हैं, बेखबर शब्द बन जाता है। तो एक है खबर सूचना होना और एक है बेखबर की सूचना नहीं होना। इसी तरह नी, आ जैसे जीवन शब्द है में आ लगा देते हैं तो आजीवन, आमरण, है ना, आसन, ये जितने शब्द होते हैं वो किसके उदाहरण होते हैं भाई, अव्ययी भाव समास के। जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, उपसर्ग से निर्मित होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पक्का समझ गए। हम लोग लगातार प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप समास वाले जाएंगे आप प्लेलिस्ट में तो वहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें हमने समास के शब्दों की प्रैक्टिस की है, प्रश्नों की, जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण है। चलिए दूसरा देखते हैं भाई, द्वंद्व समास है। अब देखो द्वंद्व का मतलब क्या होता है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों में पूरक या विलोम शब्द का संबंध पाया जाता है। अब देखो मैं इसको ऐसे कह लेता हूं कि दोनों पद प्रधान, दोनों पद क्या होते हैं भाई, प्रधान होते हैं, प्लस क्या होता है, योजक चिन्ह लगा होता है और अथवा योजक चिन्ह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे देखिए लिखा है पाप और पुण्य, अन्न और जल, देव और असुर। देवासुर एक शब्द है, परीक्षा में बहुत पूछता है। देवासुर का मतलब ये बहुब्रीहि समास नहीं है, ये द्वंद्व समास है, क्योंकि देव और असुर दोनों की बात हो रही है। इसी तरह शिव पार्वती, शिव और पार्वती, है ना। तो आपने ये देखा अन्न जल, अन्न और जल। तो इस प्रकार से जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब पाप भी और पुण्य भी दोनों एक समान, इसे विलोम शब्द के रूप में लेते हैं। जब भी आपको द्वंद्व समास पहचानना हो तो आप विलोम शब्द और उसके बीच में आप योजक चिन्ह देखेंगे, दोनों पदों की प्रधानता देखेंगे। पक्की बात है, समझ आ गया। तो आपने दो समास देख लिए। तीसरा देखिए क्या है भाई, तीसरा है बहुब्रीहि समास। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस समास का ना पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। इसके साथ बात क्या है, बात यह है कि इसमें कोई तीसरा और रूढ़ शब्द लेता है। हमने रचनावलिक बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद किए थे, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। योग रूढ़ वाले जितने भी शब्द होते हैं वो बहुब्रीहि समास आते हैं। योग के साथ रूढ़ का, रूढ़ मतलब भाई परंपरा से चले आ रहे शब्द। रूढ़ का मतलब क्या होता है, परंपरा से चले आ रहे, जिनका एक ही अर्थ होता है। सामान्यतः ये
भगवान के संदर्भ में बहुत आता है ना। लेकिन चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। जिस समास के दोनों पद गौण तथा ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के अस्तित्व में लाते हैं और वही तीसरा पद प्रधान हो जाता है, वहां बहुब्रीहि समास होता है। तो कैसे कह रहे हैं, जैसे देखो निशाचर का क्या मतलब होता है, निशा में आचरण या घूमने वाला, है ना। निशा में आचरण माने आचरण विचरण करने वाला, घूमने वाला, तो उसे क्या कहते हैं, निशाचर। और निशाचर का मतलब क्या होता है, जो राक्षस होते हैं वो रात को चलते हैं। सही बात है भाई, आप जीवन में देख लीजिए, ये बात सच्चाई है कि जो लोग रात में ही दुनिया भर के सारे काम जो गलत होते हैं वो रात में ही होते हैं, वो निशाचर ही करते हैं। नेक्स्ट देखिए पीतांबर। पीतांबर पीला है, वह है जो पीला वस्त्र धारण करता है, अर्थात कृष्ण या विष्णु को कह लेते हैं। घनश्याम, वह जो घन बादल के समान श्याम है, काले रंग का, अर्थात कृष्ण है। दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण है। तो इस प्रकार से हम इसको देख लेते हैं। पक्की बात है, लिख करके याद कर लीजिए। अगला है तत्पुरुष समास। जिस समास के पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद की प्रधानता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। यदि किसी समास के विग्रह में पूर्व पद के बाद कोई कारक चिन्ह आ जाता है तो तत्पुरुष समास पहचानने का नियम क्या है भाई, एक तो कारक चिन्ह आएगा और दूसरा दूसरे पद की प्रधानता होगी। जैसे दिखा मैंने क्या कहा, दिल को तोड़ने वाला, दिल तोड़, दिल को आ गया, कारक चिन्ह आ गया। शरणागत, शरण को आया हुआ, शरणागत। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तो द्वारा से को, ये क्या है, कारक है मेरे बच्चे, क्या है, कारक है। और महत्वपूर्ण कौन है, दिल को तोड़ने वाला। इसी तरह शरणागत, शरण में आने वाला महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से इस चीज को हम देखते हैं, तो इसे कहते हैं तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए द्विगु समास होता है। द्विगु जिसमें संख्या और समूह, पूर्व पद गौण, उत्तर पद की प्रधानता, दोनों पदों में इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है मेरे बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण है। संख्या और समूह का बोध कराता है। पंचवटी, 5 वटों वाला स्थान। चौराहा, 4 रास्तों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। द्विवेदी, 2 वेदों को जानने वाला। ये हो गया आपका द्विगु समास, ठीक है। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। जिस समास का पूर्व पद गौण होता है तथा उत्तर पद की प्रधानता होती है, किंतु दोनों पदों में उपमेय, उपमान और विशेषण विशेष्य का पाया जाता है। पक्की बात है भाई। विशेषण घनश्याम, उपमान और उपमेय। घनश्याम लंबोदर विशेषण और विशेष्य के रूप में आता है, तो आपको यह याद करना है। पक्की बात है भाई, ठीक है। अब देखिए जैसे घन के समान क्या है, श्याम। कमल के समान नयन, कमल के समान कर, है ना, कर कमल। क्रोधाग्नि, क्रोध की अग्नि, है ना। चंद्रमुख, चंद्र रूपी क्रोधाग्नि। और नरसिंह, नर रूपी सिंह जो है सिंह रूपी नर। और विद्याधन, विद्या रूपी धन हो जाता है। तो यहाँ पे चंद्रमुख, ये देखो थोड़ा सा आगे पीछे है, क्रोधाग्नि वाला यहाँ आ जाएगा और चंद्रमुख वाला चंद्र के समान नयन आ जाता है। तो आपको याद करना है, ये थोड़ा मिक्सिंग है, इसको देख लीजिएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो हिंदी व्याकरण के प्रश्न लेकर के मैं आता हूँ 11:15 से 12 बजे तक। आपको लिखना, पढ़ना, याद करना है। और ऐसे में आज के प्रश्नों की श्रृंखला, आज जो मैंने आपको समास पढ़ा, यहीं पर देते हैं विराम। पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।